सबसे पहले तो ये देखना है कि ये सेल जो है सेल होता क्या है। तो सेल जो है वो किसी भी बॉडी की, ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी, प्लांट बॉडी, किसी की भी हम बात करें तो उसकी सबसे छोटी जो यूनिट होती है उसको हम सेल बोल देते हैं। जैसे हमने कहा कि अगर कोई एक ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें कि उसमें हम ये कहें कि हाथ हैं, पैर हैं, तो ये अलग अलग ऑर्गन्स हो गए बॉडी के। ठीक है, तो कुछ तो एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं कि एक्सटर्नली हम देख पा रहे हैं कि अच्छा हाँ ये हाथ है, लेकिन लिवर है तो लिवर बॉडी के अंदर है तो उसको हम देख नहीं पा रहे, तो वो इंटरनल ऑर्गन हो गया। हार्ट इंटरनल ऑर्गन हो गया। अब वो जो ऑर्गन है वो बनते हैं छोटी छोटी टिश्यूज़ से। टिश्यूज़ की भी अलग अलग टाइप्स होती हैं, तो टिश्यूज़ का चैप्टर बिल्कुल अलग है, वो आप करेंगे, इससे अलग है वो चैप्टर। अच्छा, अब जो टिश्यूज़ हैं वो टिश्यूज़ बनते हैं छोटे छोटे सेल्स से मिलकर। तो बॉडी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको हम सेल बोल देते हैं। इसको सबसे पहले जो डिस्कवर था वो करा था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर में हमको क्या करना है कि सेल को खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि उसको बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो तब वो दिखाई देता है। तो देखने पर ये पता चला कि सेल के जो अंदर हैं, सेल के अंदर जो है अलग 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 तरीके के ऑर्गेनेलीज हैं। आइए ना, कैमरा ड्राइव नंबर कम कर देना मैं। वो जो ऑर्गेनेलीज होते हैं, मतलब सेल के अंदर जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनको हम सेल ऑर्गेनेलीज बोल देते हैं। तो इस चैप्टर में हमको, पूरे चैप्टर में करना क्या है, हमको ये देखना है कि सेल के अंदर होता क्या क्या है और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, बॉडी का सबसे छोटा जो पार्ट होता है उसको हम सेल बोल देते हैं, सबसे छोटी यूनिट। जैसे अब ये कहें कि अगर कोई भी घर है तो वो घर की सबसे छोटी यूनिट क्या होगी, तो आप ये कहेंगे कि अगर मैं फिजिकली बात करूँ तो सबसे छोटी यूनिट एक ईंट होगी। तो ईंटों से मिल मिलकर धीरे 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 पूरी दीवार बन जाती है, और 4 दीवार अलग बन जाए, ऊपर एक छत आ जाए तो हम ये कह देते हैं कि हाँ एक कमरा बन गया। ठीक है, और ऐसे ही 2-4 कमरे हो जाए तो हम ये कह देते हैं कि हाँ घर बन गया। तो सबसे छोटी यूनिट किसी भी चीज़ की उसको हम सेल बोल देते हैं, खासतौर पर ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी या प्लांट बॉडी। अच्छा, अब सेल में क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करी रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले इसने ऑब्जर्व करा कि जो सेल है ना, सेल को अगर हम देख रहे हैं तो सेल की जो एक्सटीरियर बाउंड्री है, जो बाहर वाली बाउंड्री है, तो बाउंड्री को स्टडी करा और बाउंड्री को उसने नाम दे दिया सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन क्या होता है? मेम्ब्रेन ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए हमने स्ट्रेच्ड, कोई पतली सी स्ट्रेच्ड स्किन को हम मेम्ब्रेन बोल देते हैं। जैसे आप ये देखिए कि कोई एक बुक है, जैसे मान लीजिए ये बुक है, इस बुक के ऊपर हमने एक पॉलीथिन, बारीक सी पॉलीथिन इसके ऊपर चढ़ा रखी है। ठीक है, तो ये जो है, ये पूरा का पूरा जो इसके ऊपर जो एक फिल्मिंग हो रखी है, इसको हम मेम्ब्रेन बोल देंगे। ये पतला सा एक मेम्ब्रेन है जिसने इसको एक्सटर्नली कवर कर रखा है। तो सेल को बाहर से जो बाउंड्री कवर करती है उसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं। तो कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा, इसमें नोट कीजिएगा। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें लिखिएगा पहला पॉइंट, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। This is the outermost covering of the cell that separates the contents of the cell. That separates the contents of the cell. That separates the contents of the cell from its external environment. From its external environment. Second point नोट कीजिएगा, the plasma membrane allows or permits
plasma membrane allows or permits the entry and exit of some materials in and out of the cell. In and out of the cell. Full stop. Next point लिखेंगे, it also prevents movement of movements of some other materials full stop. Therefore it is also called a selectively permeable membrane. A selectively permeable membrane. ठीक है, शुरुआत से देखिए, फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है कि इट इज़ द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो सेल के अंदर के जो कंटेंट्स हैं उनको उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए सेल मेम्ब्रेन बचाता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट आउट करता है उसको। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटीरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो इसका काम क्या होता है कि कुछ मटीरियल्स की एंट्री और एग्जिट उसको ये अलाउ करता है, कुछ की एंट्री और एग्जिट का अलाउ नहीं करता। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए हम पानी पी रहे हैं, तो पानी लिक्विड फॉर्म में है, मैंने पानी को पिया, तो पानी तो हम आसानी से पी सकते हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं ये आइस क्यूब्स हैं, ये आइस क्यूब्स पियो, तो आप ये कहेंगे नहीं आइस क्यूब्स में ऐसे पी नहीं सकता। ठीक है, मेरे इसोफेगस का साइज़ उतना बड़ा नहीं है कि आइस क्यूब सीधा अंदर चला जाए। ठीक है, तो हम वो पी नहीं सकते, तो हम इंतज़ार करेंगे उसके मेल्ट होने का, या फिर अगर कुछ कंपल्शन है तो हम पहले उसको ग्राइंड कर लेंगे अपने दांतों की हेल्प से, उसको थोड़ा तोड़ लेंगे और तोड़ने के बाद उसको हम स्वेलो करेंगे। तो ये क्या होता है कि ये ना एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, मतलब कुछ चीज़ों को अलाउ करेगा और कुछ चीज़ों को फिल्टर आउट कर देगा, कुछ चीज़ों को मना कर देगा। क्या है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो कुछ मटेरियल्स की एंट्री को अलाउ करेगा और कुछ मटेरियल्स की एग्जिट को अलाउ करेगा। फॉर एग्जांपल, हम ये कहते हैं कि हम सांस ले रहे हैं, तो हम अगर सांस ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी का एक एक सेल सांस ले रहा है। ठीक है, ये नहीं है कि सिर्फ नाक सांस ले रही है, तो नाक तो एक पाथ है जहाँ से ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है, ऑक्सीजन फिर सप्लाई करी जाती है बॉडी के हर एक सेल को। तो इसका मतलब ये है कि बॉडी का हर एक सेल भी सांस ले रहा है। अच्छा, हमारा हाथ है, हाथ को हमने कहीं पर पॉलीथिन से या किसी भी प्लास्टिक मटेरियल से जो एयर का इनफ्लो और आउटफ्लो अलाउ ना करे उसको हमने प्लास्टिक से पूरी तरीके से बांध दिया। अब आप 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे तक मैक्सिमम झेल सकते हो। बहुत जल्दी इचिंग शुरू हो जाएगी और आप कहोगे इसको हटाना है मेरे को ऐसे। और अगर मान लीजिए नहीं हटाया तो वहाँ की स्किन जो है वो डेड हो जाएगी, उसका कलर चेंज हो जाएगा और धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि जब आप उसको हटाएंगे भी तो उसको नॉर्मल होने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक बारीक सा लेयर स्किन की उस पर पहले उतरे, पहले उससे हटे, उसके बाद फिर वो जो है वापस से नॉर्मल स्किन बन पाए। तो ये होता है कि हमारी बॉडी के जो स्किन सेल्स हैं वो भी तो सेल्स ही है ना, तो हर एक सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है कि अगर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आएगी ना तो ऑक्सीजन ही आएगी बॉडी के अंदर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर आएगी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर ही निकलेगी। ठीक है, ऑक्सीजन बॉडी से बाहर नहीं निकलेगी।
ऑक्सीजन बॉडी से बाहर नहीं निकलेगी, ऑक्सीजन का काम। तो मतलब सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, अगर उसको ऑक्सीजन दिखाई दे रही है तो वो अपना एंट्री गेट खोल देगा कि आ जाओ, ठीक है। और अगर उसको अंदर कार्बन डाइऑक्साइड दिखाई दे रही है तो वो जो है एग्जिट गेट खोल देगा। समझ रहे हैं? दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। किसी को अलाउ करता है, किसी को अलाउ नहीं करता, किसी को एंट्री के लिए अलाउ करता है तो किसी को सिर्फ एग्जिट के लिए अलाउ करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट वही है, इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट्स ऑफ सम अदर मटीरियल्स, देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। कुछ और मटीरियल्स भी हैं जिनके मूवमेंट को ये अलाउ करता है। और मटीरियल्स क्या है, जैसे कि वाटर। हम अगर नहाते हैं तो नहाने के बाद हमारी स्किन बड़ी अच्छी लगने लगती है कि बड़ा साफ़ सुथरी सी स्किन हो गई। तो आप चाहे साबुन मत भी लगाओ, आपने कहा नहीं वो तो मैं लक्स से नहाता हूँ ना तो इसलिए मेरी त्वचा चमक जाती है ना। तो ऐसा नहीं है। आप अगर नहीं भी नहाओगे तो आपको ये दिखाई दे, सॉरी, अगर आप नहीं भी साबुन लगाओगे, नहा रहे हैं आप, अगर आप नहीं भी साबुन लगाओगे तो क्या होगा, तब भी आपको एक फ्रेशनेस फील होगी और आपकी स्किन आपको साफ़ सुथरी सी नज़र आएगी। तो पानी का कोई क्लींजिंग प्रॉपर्टी नहीं है कि उसके पानी के अंदर कोई ऐसा वो लगा हुआ है, साबुन लगा हुआ है, वो चमका रहा है चीज़ों को। तो होता क्या है कि जो हमारी स्किन है, अगर हम स्किन को भी मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो स्किन में छोटे 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 पोर्स होते हैं, उन्हीं पोर्स के थ्रू स्वेटिंग होती है, ठीक है। तो जब हम नहाते हैं ना तो उन्हीं पोर्स के थ्रू थोड़ा सा वाटर भी स्किन के अंदर चला जाता है और इसी वजह से स्किन जस्ट नहाने के बाद भी थोड़ी सी ऐसा लगता है जैसे ग्लो कर रही है ना। तो वो भी क्या एक एग्जांपल हो गया सेलेक्टिवली परमिट करने का किसी चीज़ को, ठीक है। अगर आपने अपनी बॉडी के हाथ के ऊपर ईंट रख दी तो क्या कुछ मिट्टी के कुछ पार्टिकल्स ईंट में से निकल के डिफ्यूज़ हो जाएंगे क्या बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर? नहीं होंगे। उसको आप एकदम से रगड़ कर धोगे तो आपको दिखाई देगा कि जो मिट्टी है वो छूट गई और हाथ हमारा साफ़ हो गया, ठीक है। तो वहाँ आपको डिफ्यूज़न वाली चीज़ नज़र नहीं आएगी क्योंकि वो सॉलिड है। तो इसका मतलब क्या है, किसी चीज़ को अलाउ करता है सेल मेम्ब्रेन, किसी चीज़ को रोक देता है, रिजेक्ट कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा, एज सून एज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन, as soon as there is a difference as soon as there is a difference of concentration of CO2 inside and outside a cell, of CO2 inside and outside of CO2 inside and outside a cell, comma, CO2 moves out of the cell. CO2 moves out of the cell from a region of high concentration to a region of low concentration. From a region of high concentration to a region of low concentration, to a region of low concentration outside the cell by diffusion. Outside the cell by diffusion. सेकेंड है, नेक्स्ट पॉइंट है, सिमिलरली ऑक्सीजन एंटर्स द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. ऑक्सीजन को O2 बोलते हैं, सिर्फ O नहीं बोलते, वो तो उसका सिंबल है, लेकिन ऑक्सीजन कभी भी सिंगल एटम के तौर पर एग्जिस्ट नहीं करता, डाई एटमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है. तो सिमिलरली O2 एंटर्स द सेल enters the cell
by the process of diffusion, enters the cell by the process of diffusion when the level or concentration of O2 inside the cell decreases. When the level or concentration of O2 inside the cell decreases, inside the cell decreases. तो देखिएगा कोई ऐसा तो नहीं है ना कि भाई हम कि अभी मेरा सांस लेने का मन नहीं कर रहा, मैं सांस नहीं लूँगा, है ना, अभी मेरा मन कर रहा है अब मैं लूँगा सांस, ऐसा तो नहीं है। ये इनवॉलंटरी मूवमेंट, इनवॉलंटरी एक्शन है जो बॉडी का चलता ही रहता है। तो भाई हम ना एक ऐसे एरिया में आ गए जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बड़ी ग्रीनरी है, अभी ले लेता हूँ सारी ऑक्सीजन, फिर पता नहीं मिले ना मिले, तो हम ऑक्सीजन लेते जा रहे हैं, स्टोर करते जा रहे हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद मैं बंद कमरे में बैठ जाऊँगा जहाँ शायद मेरे को ऑक्सीजन ना मिले, तो अपनी ऑक्सीजन मैं थ्रू आउट द डे यूज़ कर लूँगा, ऐसा भी नहीं होता। तो क्या है कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है कि ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का जाना ये लगातार चलता रहता है। और ये चलता कैसे है कि जैसे ही हमको दिखाई देता है कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम है, बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो होता क्या है कि जैसे ही बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम है, तो यानी कि बॉडी के अंदर का जो ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन है वो लो हो गया, लो कंसनट्रेशन, और बाहर ज़्यादा ऑक्सीजन है तो हायर कंसनट्रेशन। तो डिफ्यूज़न वाला प्रोसेस है, हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ ऑक्सीजन आ जाएगा। अब हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की। अब हमने सांस ले लिया, जैसे ही हमने सांस लिया तो वो बड़ी स्पीड के साथ में पूरा ऑक्सीजन जो है वो ब्लड उसको कैरी करता है और सारे सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ऑक्सीजन, और सारे सेल्स भी इंस्टेंटली क्या करते हैं, अपना कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को पकड़ाते रहते हैं। ब्लड वापस हार्ट के पास आता है, हार्ट कनेक्टेड होता है लंग्स के साथ में। अब क्या होता है कि लंग्स से जितना भी जो ब्लड है, ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वो तुरंत नॉस्ट्रल्स के थ्रू बाहर चली जाती है। तो वो भी कैसे जाती है, उसको भी हम कहते नहीं है कि चल 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 निकल, जैसे यहाँ पर है निकल बाहर निकल, ऐसे नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप ही बाहर निकल जाती है। क्यों होती है? हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में अब हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा कंसनट्रेशन में इकट्ठी है। तो जब बाहर का कंसनट्रेशन लो है, और बाहर का कंसनट्रेशन लो नहीं होता, बाहर का कंसनट्रेशन एक जैसा ही है, ठीक है, वो एक जैसा ही है, लेकिन अंदर का कंसनट्रेशन हाई हो गया है। समझ गए ना? कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं अपनी क्लास का सबसे लंबा लड़का हूँ, कब तक लंबा हूँ? जब तक मुझसे लंबा नहीं आ जाता कोई, ठीक है। तो ये बात है। इसी तरीके से बाहर का कंसनट्रेशन एक जैसा ही है, अंदर का हाई हो गया तो बाहर का अपने आप लो हो गया, तो हाई से लोअर की तरफ वो चले गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि ऑक्सीजन भी इसी तरीके से एंटर करती है हायर से लोअर की तरफ, डिफ्यूजन वाला प्रोसेस है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी वजह से बाहर निकलती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट था यहाँ पर, इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट्स ऑफ सम अदर मटीरियल्स, देयरफॉर इट इज कॉल्ड सेमी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो कोई और मूवमेंट किसी और चीज़ का, किसी और मटीरियल का, ये तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हुआ। वाटर नेक्स्ट लिखेंगे, वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। Water also obeys the law of diffusion. Obeys the law of diffusion. Full stop. The movement of water molecules the movement of water molecules through such a selectively permeable membrane
through such a selectively permeable membrane is called osmosis. Is called osmosis. ठीक है, तो डिफ्यूज़न वाली ही चीज़ है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अगर पानी बहता है तो हम उस चीज़ को क्या बोल देते हैं, ऑस्मोसिस बोल देते हैं. ठीक है, तो डिफ्यूज़न ही है ये. बस अगर गैसेस की जगह, जैसे जनरली हम गैसेस का एग्जांपल लेते हैं, अगर हम वाटर की बात करें तो उस चीज़ को आप ऑस्मोसिस बोल देते हैं. अच्छा अगर वाटर लोअर कंसंट्रेशन से और हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाने लगे तो उसको क्या बोलेंगे? हाँ, नहीं, अगर हायर से लोअर की तरफ जाता है, अगर हायर से लोअर की तरफ जाता है तो ऑस्मोसिस है. अगर लोअर से हायर तक जाता तो नहीं है ना, अपने आप तो नहीं जाएगा, तो किसी ना किसी तरीके से भेजा जाता है. तो जो हम घरों में पानी पीते हैं ना, आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस. तो उसमें क्या है, ये लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ पानी को भेजा जाता है. ठीक है, अच्छा, और पानी जो है वो लोअर कंसंट्रेशन में कैसे आ जाता है? क्योंकि पानी में कुछ डस्ट पार्टिकल्स, कुछ सैंड पार्टिकल्स वो मिक्सड हैं. तो जहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत होती है, आरओ की ज़रूरत होती है, जैसे हम जिस एरिया में रह रहे हैं यहाँ पर आरओ की ज़रूरत नहीं है, सबने लगा रखे हैं वो अलग बात है, लेकिन हम जिस एरिया में रह रहे हैं यहाँ पर आरओ की ज़रूरत नहीं है. हाँ, इतना ज़रूर है कि यहाँ पर सैंड आता है पानी में मिक्सड. ठीक है, तो उसको बस फिल्टर आउट करने की ज़रूरत है. लेकिन आरओ क्या करता है, आरओ में बहुत बारीक वहाँ पर भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है कि बहुत बारीक छन्नी लगी रहती है, एक तरह से बस छन्नी ही समझ लीजिए, जैसे छानने के लिए होता है. तो वो इतनी बारीक होती है, उसको माइक्रॉन्स में नापा जाता है, उसके रेडियस को माइक्रॉन्स में नापा जाता है. माइक्रॉन्स होता है 10⁻⁻18. ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा छोटी वैल्यू होती है. तो इतनी बारीक कि वो आपको खुली आंखों से दिखाई नहीं देगी. तो उसमें होता क्या है कि वाटर में जो मिक्स्ड सोडियम है, जो पोटेशियम है, जो कॉपर है, जो भी ज़रूरी, जितने भी ज़रूरी आयंस हैं जो बॉडी के लिए ज़रूरी है, वो हट जाते हैं. तो पानी से प्यास तो बुझ जाती है, लेकिन जो ज़रूरी आयंस की बॉडी को ज़रूरत होती है वो नहीं मिल पाते. ठीक है, तो खैर मैं इस पर आ रहा था, वापस ऑस्मोसिस पर आते हैं. वाटर ऑल्सो obeys the law of diffusion. The movement of water molecules through such a selectively permeable membrane is called osmosis. तो जो ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस में क्या होता है कि हायर से लोअर की तरफ आता है. रिवर्स ऑस्मोसिस आपको इस वजह से बताया मैंने अभी आरओ का जो कंसेप्ट है वो इस वजह से बताया क्योंकि ये आपकी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड चीज़ है. तो आप भी हमेशा याद रखेंगे कि हाँ, आरओ ये होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस. उसके बाद देखिएगा, फिर आप नोट करेंगे ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, osmosis is the passage of water from a region of high water concentration through a semi-permeable membrane to a region of low water concentration. To a region of लो वाटर कंसंट्रेशन. तो ये वही चीज़ है कि अगर कभी भी बॉडी में हमेशा ऐसा होता है कि कई बार आपने ये सुना होगा कि डिहाइड्रेशन हो गया. ठीक है, कई बार आपने देखा भी होगा कि सुबह आप गए असेंबली ग्राउंड में अब थोड़ा कुछ
लंबा हो गया जो प्रोग्राम होता है। कई बार आता है ना, टीचर्स आ जाते हैं, कई बार प्रिंसिपल आ जाती हैं, उनको इस चीज़ की फ़िक्र ही नहीं है कि बच्चे खड़े हुए हैं, धूप में खड़े हुए हैं, चक्कर भी आ सकते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा कि बच्चों को चक्कर आ गया, किसी भी बच्चे को चक्कर आ गया और चक्कर आती ही वो तुरंत एकदम फेंट होकर गिर गया, ठीक है, या ऐसे सर घूम रहा है और बाजू वाले ने पकड़ लिया कि पकड़ो मैंने, पकड़ो इसको, तो गया, है ना। तो उसमें आपने देखा होगा कि पानी भी पिलाते हैं और पानी पिलाने के साथ साथ मुँह पर छींटे भी मारते हैं, ठीक है। वो मुंह पर छींटे मारने का कॉन्सेप्ट ये है कि पूरी बॉडी पर तो आपने कपड़े पहन रखे हैं, तो पूरी बॉडी पर तो पानी नहीं डाला जा सकता, ठीक है। तो जो ये डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन का मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जितना वाटर का कंसंट्रेशन होना चाहिए उतना नहीं बचा, पानी ख़त्म हो गया, ठीक है ना। तो ये इसमें इसका भी बहुत बड़ा रोल है। जो एसी में हम बैठे हुए हैं, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। हम पूरा दिन एसी में बैठे हैं, हमें प्यास ही नहीं लग रही है, और हमने इस चीज़ को नोटिस ही नहीं करा कि हमारी बॉडी के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन, वाटर का जो कंटेंट है वो कम भी हो सकता है। तो पानी पीते रहना चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। उसका भी ये नहीं है कि स्टोर कर लिया भाई, सुबह पी लिया मैंने, बस अब हो गया, है ना। सुबह सुबह घर से निकल रहे हैं, पता चला इतना मोटर में पानी पी रखा है, शाम तक आते आते ठीक हो जाएगा, ठीक। तो हालांकि व्रत में करते हैं लोग ये काम, व्रत में लोग ये काम कर लेते हैं, ढंग से खा लेते हैं, वो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो वंस इन अ वाइल होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन। तो जब भी कभी किसी को ऐसा डिहाइड्रेशन होता है कि भाई उसको चक्कर आ गए, बेहोश हो गया, तो जो भी बॉडी पार्ट खुला हुआ है वो, और अगर उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया तो तुरंत उसकी शर्ट उतार दी जाती है, तुरंत उसको पूरा भिगो देते हैं, पूरा भिगो देते हैं कि हम तो पानी पिला ही रहे हैं, क्योंकि वो अभी बेहोश है, वो पानी नहीं पी सकता। तो उसकी स्किन को जहाँ जहाँ से गीला करा जा सकता है उसको वहाँ से गीला करा, और साथ में ड्रिप लगा देते हैं। ड्रिप के थ्रू जो वाटर है वो बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है ना। तो ये डिहाइड्रेशन में बचने का सबसे बड़ा तरीका है, ठीक है। और सर को सबसे पहले गीला कर देते हैं, क्योंकि वाटर, ये जो हेयर है इसकी प्रॉपर्टी होती है वाटर को रिटेन कर लेते हैं। रिटेन करते हैं तो धीरे 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 धीरे, क्योंकि डिहाइड्रेशन का अगला जो अगला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि ब्रेन सेल्स जो है वो डेड होने लगते हैं, ठीक है। तो इंसान ना भूलने लगता है चीज़ें। तो जब भी कभी इंसान बेहोश होता है, मेजरली डिहाइड्रेशन की वजह से बेहोश होता है, बेहोश होने के बाद मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, वो सबसे पहले यही बोलता है कुछ याद नहीं आ रहा, क्या हुआ था पता नहीं। तो वो याद क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि भाई सबसे पहला अटैक उसका ब्रेन सेल्स पर ही होता है। तो इसीलिए चेहरे पर, बालों पर, सर में तुरंत पानी डाला जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये है कि एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट विल हैपन इफ यू पुट एन एनिमल सेल, एनसीईआरटी में ही मेंशन किया है, व्हाट विल हैपन इफ यू पुट एन एनिमल सेल और अ प्लांट सेल इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर। अगर हम किसी भी एनिमल सेल को किसी शुगर सॉल्यूशन में डाल दें या किसी सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दें तो होगा क्या, क्या देखने को मिलेगा। किशमिश देखिए, किशमिश है ना, किशमिश को पानी में डुबा कर देखा है, पानी में डुबा, किशमिश पर अगर आप देखेंगे ना मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा छोटे छोटे रिंकल्स पड़े हुए हैं। उन रिंकल्स के बीच में छोटे छोटे पोर्स भी होते हैं। तो किशमिश को रात में पानी में भिगो देना, ठीक है, एक छोटी सी कटोरी लेना, उसमें भिगो देना, सुबह तक वो अंगूर बन जाएंगे, पता है ना ये चीज़। और अंगूर को धूप में रख देना और एक दिन बाद देखना तो अंगूर से उड़ के किशमिश बन जाएगा, ठीक। तो ऐसा होता है कि 3 पॉइंट्स लिखेंगे। फर्स्ट लिखिएगा, if the medium surrounding the cell has a higher water concentration, if the medium surrounding the cell has a higher water concentration, has a higher water concentration than the cell comma, the cell will gain water by osmosis. The cell will gain water by osmosis. Full stop. Such a solution is known as a hypotonic solution.
such a solution is known as a hypotonic solution. वो क्या है? If the medium surrounding the cell has a higher water concentration than the cell will gain water by osmosis. किशमिश का एग्जांपल लेते हैं. अगर हमने देखा ना कि कोई किशमिश है सिकुड़ी हुई है, बिल्कुल रिंकल्स, झुर्रियाँ पड़ी रहती हैं उसके ऊपर, छोटी सी होती है. तो इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कंसंट्रेशन, ऑब्वियस सी बात है, किशमिश को अगर आप ऐसे ही काट कर बीच में से देखेंगे तो उसके अंदर आपको थोड़ा बहुत चिपचिपापन, थोड़ा बहुत गीलापन दिखाई देगा. लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसा अंगूर को खाते हैं तो एकदम से उसका पानी मुंह के अंदर जाता है, तो उसके अंदर तो हायर वाटर कंसंट्रेशन होता है. किशमिश के अंदर वाटर होता ही नहीं है, बहुत कम होता है, नाम के लिए होता है. तो अगर उसको आपने किसी नॉर्मली आपने एक छोटा सा कोई कटोरी लेकर उसके अंदर आपने पानी भर के उसके अंदर डुबा दिया, तो इसका मतलब क्या है? किशमिश के आसपास की जो सराउंडिंग है उसमें वाटर कंसंट्रेशन हाई है, तो वो वहाँ से जो वाटर है वो अंदर जाना शुरू हो जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, यानी कि किशमिश के अंदर की तरफ. और फिर क्या होगा? धीरे धीरे किशमिश जो है वो फूल जाएगी. तो आप उसकी शेप देखना, बिल्कुल परफेक्ट अंगूर बनेगा वो. ठीक है, एक दिन की बजाय हो सकता है 1 दिन की बजाय 1.5 दिन लग जाए, लेकिन बन जाता है, प्रॉपर बन जाता है. कलर भी ले लेता है अंगूर वाला, वही कलर भी हो जाता है. तो ऐसे सॉल्यूशन को जहाँ पर बाहर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और कोई भी सेल, जैसे हम एक सेल की बात कर रहे हैं, किशमिश की बात कर रहे हैं, तो किशमिश भी एक सेल ही हो गया या बहुत सारे सेल्स हो गए उसके अंदर. तो ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं. हाइपोटोनिक जिसमें बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, अंदर कम होता है. दूसरा लिखेंगे, if the medium has exactly the same concentration, if the medium has exactly the same water concentration has exactly the same water concentration as the cell, comma, there will be no net movement of water across the cell membrane. There will be no net movement of water across the there will be no net movement of water across the cell membrane. Such a solution is known as an isotonic solution. Such a solution isotonic is known as an isotonic solution. ठीक है, अंदर भी और बाहर भी अगर सेम वाटर कंसंट्रेशन है, फॉर एग्जांपल एक डब्बा रखा हुआ है उसके अंदर बहुत सारी किशमिश रखी हुई है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? सारी किशमिश एग्जैक्टली सेम साइज़ की रहेगी. क्यों? क्योंकि अगर एक किशमिश की बात करें तो वो चारों तरफ से जिन किशमिशों से घिरी हुई है उनमें भी वाटर कंसंट्रेशन उतना ही है जितना खुद उसके अंदर है. तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि एक जगह से सिकुड़ कर वो उसकी सिकुड़न दूसरे के पास चली जाए, या दूसरी किशमिश ज़्यादा फूली हुई है तो वो वहाँ से उसको फुला दे, ऐसा नहीं होगा. ठीक है ना? तो ये ऐसा जो सॉल्यूशन होता है जिसमें बाहर भी वाटर कंसंट्रेशन और अंदर भी वाटर कंसंट्रेशन सेम होता है, उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं. थर्ड है
if the medium has a lower concentration of water than the cell. Has a lower concentration of water than the cell, comma, meaning that it is a very concentrated solution. It is a very concentrated solution. The cell will lose water by osmosis. The cell will lose water by osmosis. Full stop. Such a solution is known as a hypertonic solution. Is known as a hypertonic solution. Known as a hypertonic solution. तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि कोई एक हमारे पास वही, हम फिर से एग्जांपल अंगूर का लेते हैं। तो अंगूर को क्या करा, अंगूर को हमने ऐसे ही ओपन में रख दिया और ऐसे एटमॉस्फेयर में रखा, धूप हो रखी है बहुत ज़्यादा, एकदम ड्राई एटमॉस्फेयर है। तो बाहर की तरफ क्या है, बाहर की तरफ वाटर कंसनट्रेशन एक्सट्रीमली लो है और जितना भी वाटर कंसनट्रेशन है वो सब अंगूर के अंदर है। तो क्या होगा कि वो सारा का सारा वाटर जो है वो इसका निकल जाएगा, वेपर्स की फॉर्म में निकल जाएगा और धीरे धीरे वो सिकुड़ जाएगा। तो जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कंसंट्रेशन लो होता है और अंदर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोल देते हैं। सॉल्यूशन क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वो है सॉल्यूशन, ठीक है, वही सॉल्यूशन। तो पहले में क्या हुआ, जहाँ बाहर का ज़्यादा है अंदर का कम, वो हाइपोटोनिक, जहाँ दोनों का बराबर है वो आइसोटोनिक, जहाँ बाहर का कम और अंदर का ज़्यादा है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये हो गया। अभी सेल मेम्ब्रेन वाला ही पोर्शन चल रहा है, अगला देखेंगे। आपने जो एग्जाम्पल दिया तो सर जब वो केस होगा हाइपरटोनिक का तो वो फिर से किशमिश बन जाएगा। बिल्कुल सेम चीज़, ठीक है। आगे देखिएगा, यूनिसेलुलर freshwater organisms and most plant cells unicellular freshwater organisms and most plant cells tend to gain water plant cells tend to gain water through osmosis. Full stop. Absorption of water by plant roots by plant roots is also an example of osmosis. Is also
एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस, ये भी एक ऑस्मोसिस का ही एग्जाम्पल है। तो यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म की बात क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, यूनिसेलुलर का मतलब क्या है, जिनमें सिर्फ एक ही सेल होता है, जैसे कि अमीबा हो गया, है ना, हाइड्रा हो गया, तो उसमें आप ये देखिएगा कि उनमें एक ही सेल होता है। पानी मुँह तो है नहीं उनके पास, बस एक ही सेल है बॉडी में। तो पानी कहाँ से पिएंगे, वो जो भी आसपास एटमॉस्फेयर है वहाँ से पानी उनकी बॉडी एब्जॉर्ब करने की, बस, ठीक है। तो दे टेंड टू बी इन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस वाले प्रोसेस से ही वो वाटर गेन करती है उनकी बॉडी। अच्छा, इसी तरीके से प्लांट्स का मुंह तो होता नहीं है, तो प्लांट्स कहाँ से पानी पिएंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। तो प्लांट रूट्स जो है, प्लांट रूट्स ही पानी जो है वो एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल, the plasma membrane is flexible and is made up of is flexible and is made up of organic molecules called lipids and proteins. Organic molecules called lipids and proteins. Called lipids and proteins. तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है, ये फ्लेक्सिबल होता है काफ़ी, है ना, मतलब मूवमेंट इसकी ऐसे ऐसे मतलब आप कर सकते हैं। तो एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, बना हुआ किसका होता है, लिपिड्स और प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। एक पॉइंट और लिखूंगा इसमें, देख कीजिए, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन flexibility of cell membrane also enables the cell to engulf in food and other materials, engulf in food and other materials, from its external environment, तो यहाँ पर जो ये सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी है, इसी से ये भी चीज़ इंश्योर होती है कि सेल मेम्ब्रेन जो है अपने आसपास अगर कोई फूड मटेरियल है तो उस फूड मटेरियल को वो अपने अंदर एंगल्फ कर देता है। उसके बाद such processes are known as endocytosis. Are known as endocytosis. Full stop. Amoeba acquires its food through such processes. Amoeba acquires its food through such processes.
तो एक तो ये चीज़ है कि ये बना हुआ किससे होता है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है, बना हुआ किससे होता है, लिपिड से और प्रोटीन से। दूसरी चीज़ ये जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, ये फ्लेक्सिबिलिटी इस चीज़ को इंश्योर करती है कि ये आसपास अगर कोई फूड मटेरियल है तो उसको एनगल्फ कर देता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर अमीबा का लिया गया, ठीक है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन अगर फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर तो उस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। समझ गए? एंडोसाइटोसिस तो में से किसी ने बोला था शायद, है ना? अच्छा, तो ये एंडोसाइटोसिस होता है फूड को अंदर एनगल्फ करने वाला प्रोसेस। तो अमीबा में क्या है कि एक सिंगल ही सेल होता है। अमीबा का ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी स्ट्रक्चर हो सकता है। तो अगर उसको दिखाई देता है कि यहाँ पर कोई फूड पार्टिकल है जो पड़ा हुआ है, तो वो क्या करता है कि वो ना अपने आर्टिफिशियल लेग्स डेवलप कर देता है। ऐसे कर देगा, सूडोपोडिया बोलते हैं इसको। ऐसे कर लेगा इसके चारों तरफ, मतलब ऐसे इधर से और ऐसे इधर से इसको एनगल्फ कर देगी। तो फूड पार्टिकल बीच में आ जाता है, फिर यहाँ से ज्वाइन हो जाता है। तो अमीबा में भी क्या है कि एक सिंगल सेल है, तो सेल के बाहर मेम्ब्रेन तो होगा ना, सेल मेम्ब्रेन, एक्सटर्नल कवरिंग। तो वो जो एक्सटर्नल कवरिंग है वो फ्लेक्सिबल होती है, इधर को भी खींच सकती है, इधर को भी खींच सकती है, कैसा भी हो सकता है। ठीक है, इतना करिए, फिर सेल वॉल, न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेलीज कल करवाता हूँ। ठीक है, अभी 2 दिन और यही करेंगे, बायोलॉजी करेंगे।